अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेटलेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी फेगोसाइट्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है फेगोसाइट्स। ये फेगोसाइट्स फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके और बॉडी के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के सेल्स जिन्हें हम फेगोसाइट्स कहते हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन बॉडी को जो कि कोई सेल डेब्रिस भी हो सकती है उसे इंजेस्ट करके और इन्फेक्शन को रोकते हैं। वो सेल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करके और इन्फेक्शन को रोकने का सबब बनते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं फेगोसाइट्स। और ये तमाम फेगोसाइट्स या तो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं या फिर उनकी टाइप्स या डेरिवेटिव्स होती हैं। बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स जैसा कि लिपिड ए और लाइपोपॉलीसैकेराइड्स फेगोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और ये इस एक्टिवेशन के नतीजे में फेगोसाइट्स माइक्रोब के पास जाकर वहाँ पर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस सरअंजाम देते हैं। इसके अलावा साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ऑलरेडी जो फेगोसाइट्स मौजूद होते हैं वो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जैसे कि साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस भी दूसरे फेगोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर आएँ और वहाँ पर फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करें। अब हमने पढ़ा है कि वाइट ब्लड सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। तो असल में होता क्या है, जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं या तो वो उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या फिर उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन पर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाए, वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाए ताकि वहाँ पर फेगोसाइटोसिस परफॉर्म हो सके, तो इस वाइट ब्लड सेल्स के नंबर के बढ़ने के प्रोसेस को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ल्यूकोसाइटोसिस मुख्तलिफ डिजीज़ में होती है जैसा कि गोनोरिया में, मेनिंजाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और न्यूमोकोकल नमूनिया में यूजुअली जो है ल्यूकोसाइटोसिस होती है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइट्स का काउंट जो है ये या तो ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन पे या तो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल भी हो सकते हैं, 4 गुना भी ये अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इनका ये जो डबलिंग का प्रोसेस है कि आया ये दुगने होंगे, तीन गुना बढ़ेंगे या 4 गुना बढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन सी है और वहाँ पर इन्फेक्शन किस नौयत की है, कितनी सीवियर इन्फेक्शन है किस जगह पर, उसके मुताबिक ये अपना नंबर जो है वाइट ब्लड सेल्स वो इंक्रीज़ करते हैं और इस तरह ये फेगोसाइटोसिस को परफॉर्म करते हुए इन्फेक्शन को रोकने का सबब बनते हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसी भी हैं कि जिनमें ल्यूकोपीनिया होता है, मतलब वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। हमने देखा ल्यूकोसाइटोसिस में साइट ऑफ इन्फेक्शन पर वाइट ब्लड सेल्स अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस जैसा कि सैल्मोनेलोसिस, ब्रूसिलोसिस वगैरह में और कुछ वायरल इन्फेक्शंस में क्या होता है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पर वाइट ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है बजाय बढ़ने के, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी इम्पेयर्ड प्रोडक्शन है, मतलब वो बन ही कम रहे हैं, तो इसीलिए साइट ऑफ इन्फेक्शन पर भी उनका नंबर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर नॉर्मल काउंट। और दूसरी वजह उनकी ये है कि वाइट ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कम्प्लीमेंट के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं। मतलब वाइट ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है अगर वो डैमेज हो जाती हैं जब वो कम्प्लीमेंट्स को इनकाउंटर करें। कम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्चुअली एक इम्यून सिस्टम का ही कंपोनेंट है और ये एंटीबॉडीज़ की एबिलिटी, फेगोसाइटिक एबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि माइक्रोब्स को बॉडी से क्लियर किया जा सके। तो इस तरह कम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडीज़ और फेगोसाइटिक सेल्स की वर्क एबिलिटी को बढ़ा देता है और माइक्रोब्स को बॉडी से क्लियर करता है। और जब वाइट ब्लड सेल की मेम्ब्रेन कम्प्लीमेंट की वजह से डैमेज हो जाए तो फिर ल्यूकोपीनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, इन्हें हम 2 कैटेगरीज़ में, मेजरली 2 कैटेगरीज़ में इन्हें डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है ग्रेन्युलोसाइट्स की और दूसरी कैटेगरी है एग्रेन्युलोसाइट्स की। सबसे पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम से ही ज़ाहिर है कि ग्रेन्यूल्स,
इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि तभी नज़र आते हैं जब हम उन्हें स्टेन करें। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स एंड देयर, और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं इनके साइटोप्लाज्म जो मौजूद हैं, जब उन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं स्टेनिंग करने के बाद, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं, और इसलिए हम इन्हें ग्रेन्यूलोसाइट नेम देते हैं। अब जो मेन कैटेगरी ग्रेन्यूलोसाइट्स की है उसमें फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे एसिनोफिल्स और तीसरी टाइप है बेसोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स को जब हम डाई करते हैं, स्टेन करते हैं किसी भी डाई के साथ, तो वो 2 कलर्स देते हैं, या तो वो लाइट पिंक होते हैं या फिर ब्लूइश पर्पल कलर देते हैं। और न्यूट्रोफिल्स के नेम से ही जाहिर है कि न्यूट्रल, मतलब ये एसिडिक डाई के साथ भी स्टेन हो जाते हैं और बेसिक डाई के साथ भी स्टेन हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है ये हाईली फेगोसाइटिक टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स है। सबसे ज़्यादा जो फेगोसाइटिक ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, और ये मोटाइल सेल्स भी हैं। जब किसी भी इन्फेक्शन के इनिशियल स्टेजेस होते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज़ होता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। लिहाजा जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ब्लड को लीव करते हैं और एंटर हो जाते हैं इन्फेक्टेड टिश्यू पर, जहाँ पर वो माइक्रोब्स और फॉरेन बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह इनका काउंट बढ़ता जाता, न्यूट्रोफिल्स का काउंट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, और ये माइक्रोब्स और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। बेसोफिल्स के नेम से जाहिर है कि बेस, और ये सिर्फ बेसिक डाइज के साथ स्टेन होते हैं, और स्टेनिंग के बाद ये पर्पल कलर देते हैं। बेसिक डाइज में हम मैथिलीन ब्लू को इस्तेमाल करते हैं बेसोफिल्स को स्टेन करने के लिए, और स्टेनिंग के बाद ये ब्लू पर्पल कलर हमें देते हैं। बेसोफिल्स का कोई ख़ास फंक्शन फ़िलहाल तो पता नहीं है, लेकिन ये हिस्टामीन्स रिलीज़ करते हैं, और हिस्टामीन्स का फंक्शन है कि वो इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में मदद देती है। तो बेसोफिल्स का जो मेन रोल है वो सेक्रीशन ऑफ रिलीज़ ऑफ हिस्टामीन्स है। बेसोफिल्स के बाद आते हैं एसिनोफिल्स, और एसिनोफिल्स जो हैं ये एसिडिक डाइज जैसे कि ईओसिन है, इसके साथ स्टेन होकर रेड या ऑरेंज कलर देते हैं। एसिनोफिल्स भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पर, जब कहीं पे इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पर जाने के लिए ब्लड को लीव करते हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुँच जाते हैं। और एसिनोफिल्स जो हैं ये भी फेगोसाइटिक हैं, मगर न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में एसिनोफिल्स कम फेगोसाइटिक हैं। और इनका जो मेजर फंक्शन है वो है कि ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ पैरासाइट्स जैसा कि और पैरासाइट्स में भी ख़ास तौर पर हेलमिंथ्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये टॉक्सिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इनका एसिनोफिल्स का मेजर फंक्शन है। लिहाजा एसिनोफिल्स का जो नंबर है और इनकी एक्टिविटी सिर्फ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में और हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें इनका फंक्शन बढ़ता है एसिनोफिल्स का। तो इनका जो मेजर रोल है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। अब एसिनोफिल्स का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि ये फेगोसाइटोसिस करके और हेलमिंथ्स को इंजेस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा ये क्या काम करते हैं कि ये एट द सरफेस ऑफ पैरासाइट, फ़र्ज़ किया वो पैरासाइट हेलमिंथ है, हेलमिंथ के सरफेस पर वो आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं और वहाँ पर ऑक्साइड आइंस रिलीज़ करते हैं। स्मॉल साइज़ होने की वजह से एसिनोफिल्स सरफेस ऑफ हेलमिंथ पर अटैच होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ पैरासाइट और हेलमिंथ पर अटैच होते हैं, और उसके बाद पर ऑक्साइड आइंस डिस्चार्ज करते हैं। और ये जो पर ऑक्साइड आइंस हैं फिर ये आगे पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने में मदद देते हैं। इस तरह एसिनोफिल्स जो हैं वो अपना फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये 3 टाइप्स थी ग्रेन्युलोसाइट्स की। अब बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है कि ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। असल में ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर भी उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, मगर डिफरेंस ये है कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर उन्हें स्टेन करने के बाद देखते हैं तो उसमें हमें ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आते। तो इस बेसिस पर हम इन्हें कह देते हैं कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है मोनोसाइट्स और दूसरी टाइप है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स असल में एक्टिवली फेगोसाइटिक नहीं है, मतलब ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। मोनोसाइट्स जो हैं असल में जहाँ पर कहीं जिस एरिया में इन्फेक्शन होती है ये पहले ब्लड को लीव करते हैं और फिर उस टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में एंटर होते हैं और फिर वहाँ जाकर मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के नतीजे में मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं, और ये मैक्रोफेजेस ही हैं जो कि फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं एंड नॉट द मोनोसाइट्स। सो मैक्रोफेजेस परफॉर्म द फेगोसाइटिक एक्टिविटी एंड नॉट द मोनोसाइट्स।
अब जब बॉडी टिश्यूज़ के अंदर मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस के अंदर डेवलप होते हैं और मोनोसाइट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और प्रोलिफरेट हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस तो जो बॉडी के लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और ये स्वेलिंग असल में मैच्योरेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस की वजह से है। अब जो ब्लड है उसके अंदर माइक्रोब्स हैं और ये माइक्रोब्स कंटेनिंग ब्लड जो है जब बॉडी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर मैक्रोफेजेस डेवलप हो चुके हैं वहाँ से पास करेगा, मैक्रोफेज कंटेनिंग ऑर्गन से पास करेगा तो जो माइक्रोब्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे ब्लड से और मैक्रोफेजेस उन्हें फेगोसाइटाइज कर देंगे और इस तरह माइक्रोब्स की फेगोसाइटोसिस हो जाएगी थ्रू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का एक और भी काम है और वो ये है कि ये वॉर्न आउट ब्लड सेल्स जो हैं उन्हें भी डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनकी भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो लिम्फोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स भी फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, जो कि एक कैटेगरी है बी लिम्फोसाइट्स की और दूसरी है टी लिम्फोसाइट की। अब लिम्फोसाइट्स जो हैं ये फेगोसाइटिक नहीं है मगर ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और लिम्फोसाइट्स को इसीलिए हम कहते हैं बॉडीज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेगोसाइट्स हैं मतलब WBCs एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट इज़ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। लिम्फोसाइट्स जो है ये बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो है लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फेगोसाइटिक सेल्स अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं कि पहले ये ब्लड को लीव करते हैं और फिर टिश्यू में एंटर हो जाते हैं और इस तरह साइट ऑफ इन्फेक्शन पर ये माइग्रेट कर देते हैं। अब जो मोनोसाइट्स हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जाकर एक्टिवली फेगोसाइटिक मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाते हैं। सो मोनोसाइट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं मैक्रोफेजेस पे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब मैक्रोफेजेस में भी दो टाइप्स हैं फर्दर, एक हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस और एक हैं वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं इन्हें हम हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं और ये बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि लीवर में कफर सेल्स जो हैं वो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं। लंग्स के केस में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो हैं वो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं। नर्वस सिस्टम के केस में माइक्रोग्लायल सेल्स जो हैं वो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस के तौर पर एक्ट करते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ सिस्टम्स में मुख्तलिफ किस्म के फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं जो वहाँ पर परमानेंटली रिजाइड करते हैं। और दूसरी तरफ जो वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस हैं ये ब्लड में ही सर्कुलेट करते हैं और अगर किसी जगह पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पर ये गैदरिंग शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एक्यूमुलेट होके और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जब भी इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले जो वाइट ब्लड सेल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुँचते हैं वो हैं न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुँचते हैं और वहाँ पर डोमिनेट कर जाते हैं, इनका नंबर साइट ऑफ इन्फेक्शन पर इंक्रीज़ कर जाता है और न्यूट्रोफिल सिर्फ इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन पर डोमिनेट करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। फिर जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ती जाती है एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो डोमिनेट करना शुरू कर जाते हैं और वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जाकर लिविंग बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया को फेगोसाइटाइज करना शुरू कर देते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स से बच चुके हैं। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस होती हैं उसमें इन्फेक्शन के स्टार्ट से लेकर एंड तक जो मैक्रोफेजेस हैं वो डोमिनेट रहते हैं। तो मैक्रोफेजेस का जो नंबर है वो इंक्रीज्ड ही रहता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन अप टू द एंड ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है फेगोसाइटोसिस के मैकेनिज्म में वो है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस से मुराद है कि फेगोसाइट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ केमिकली अट्रैक्ट होते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेगोसाइट की तरफ नहीं आता, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइट ऑफ इन्फेक्शन पर रिजाइड करता है और जो फेगोसाइट्स हैं वो ब्लड में से पास होकर साइट ऑफ इन्फेक्शन पर खुद जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ताकि उस माइक्रोब को फेगोसाइटाइज कर सकें। तो ये जो केमिकल अट्रैक्शन है फेगोसाइट की टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। अब जो कीमोटैक्टिक केमिकल्स हैं जो फेगोसाइट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनमें है एक तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स
दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और डैमेज टिश्यूज़, और तीसरा पेप्टाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम कंप्लीमेंट सिस्टम। जब एक दफ़ा फेगोसाइट माइक्रोब की तरफ कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो है एडहेरेंस का। एडहेरेंस के प्रोसेस में जो फेगोसाइट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच हो जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोई भी फॉरेन मटेरियल है या सेल डेब्रिस है, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फेगोसाइट आकर अटैच हो जाएगा, और इस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम कहेंगे एडहेरेंस ऑफ फेगोसाइट ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब और एनी अदर फॉरेन मटेरियल। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी सीरम प्रोटीन के साथ पहले ही कोट हो जाए, वो कोटेड हो किसी सीरम प्रोटीन के साथ, तो जो फेगोसाइट है उसे वो एडहेरेंस का प्रोसेस जो है उसे ग्रीडीली परफॉर्म करता है। मतलब फेगोसाइट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अटैचमेंट में वो फैसिलिटेट करता है ये सीरम कोटिंग। लिहाजा ये प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी सीरम प्रोटीन के साथ कोटेड हो जाता है और फेगोसाइट की अपने ऊपर फेगोसाइट की अटैचमेंट को फैसिलिटेट करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और ये प्रोटीन जो माइक्रोब के ऊपर जो कोट हुआ था, जिसने फेगोसाइट की अटैचमेंट को फैसिलिटेट किया था, इस प्रोटीन को हम कहते हैं ऑप्सोनिन प्रोटीन। ऑप्सोनिन प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम भी हो सकते हैं। तो इन ऑप्सोनिन प्रोटीन्स का काम जस्ट फेगोसाइट को फैसिलिटेट करना है फॉर इट्स एडहेरेंस ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब। जब माइक्रोब फेगोसाइट माइक्रोब की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एडहेयर हो जाता है, वहाँ पर अटैच हो जाता है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब। जब फेगोसाइट सरफेस ऑफ माइक्रोब के ऊपर अटैच हो गया है, उसके बाद जो फेगोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने सूडोपोर्स एक्सटेंड करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना स्टार्ट करती है। जब फेगोसाइट अपने सूडोपोर्स एक्सटेंड करेगा, तो वो सूडोपोर्स माइक्रोब को सराउंड कर लेंगे और उसके इर्द गिर्द फ्यूज़ हो जाएंगे, और इस तरह जो फेगोसाइट की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक सैक बन जाएगा, जिस सैक के अंदर माइक्रोब होगा, और उस सैक को हम कहेंगे फेगोसोम या फेगोसाइटिक वेजिकल। और ये फेगोसाइटिक वेजिकल फेगोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा, और इस फेगोसाइटिक वेजिकल के अंदर माइक्रोब होगा। अब ये जो फेगोसोम बन गया है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स को फैसिलिटेट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं कि उन एंजाइम्स की वजह से प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं इनटू द सरफेस ऑफ फेगोसोम, और जब वो प्रोटॉन्स फेगोसोम के अंदर आ जाते हैं तो उन प्रोटॉन्स के एंट्री की वजह से फेगोसोम की पीएच कम हो जाती है और वो पीएच 4 तक चली जाती है, और इस तरह जो फेगोसोम है उसकी इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाती है। और इस एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिडिक पीएच के होने का फ़ायदा ये है कि इस एसिडिक इन्वायरमेंट पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, फेगोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो फेगोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, उनकी एक्टिवेशन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होती है, और इसी एसिडिक इन्वायरमेंट को बनाने के लिए फेगोसोम के अंदर प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं और उसकी पीएच को कम किया जाता है। इस सब के बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फेगोसोम जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट के अंदर रिजाइड कर रहा था, वहाँ से वो पिंच हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ फेगोसाइट। अब साइटोप्लाज्म के अंदर फेगोसोम भी आ गया है, और जो साइटोप्लाज्म था फेगोसाइट का, उसके अंदर ऑलरेडी लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब लाइजोसोम्स जो हैं ये इनके अंदर बैक्टीरियसिडल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और इसके साथ इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जैसा कि लाइजोजाइम। तो ये सब एंजाइम्स लाइजोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, और लाइजोसोम्स भी ऑलरेडी फेगोसाइट्स के अंदर ही रिजाइड कर रही होती हैं, वहीं पर मौजूद होती हैं। बैक्टीरियसिडल सब्सटेंसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसा कि लाइजोजाइम है, इनके अलावा भी मुख्तलिफ एंजाइम्स और भी काफ़ी एंजाइम्स लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं, जैसा कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस, डी राइबोन्यूक्लिएजेस, ये सब एंजाइम्स भी लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं। और ये इन एंजाइम्स का मकसद ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि डीएनए है, आरएनए है, उसके प्रोटीन्स हैं या उसके सरफेस लिपिड्स हैं, तो उन्हें ये हाइड्रोलाइज कर सके। अब होता क्या है कि लाइजोसोम जो है वो ऑलरेडी फेगोसाइट के अंदर प्रेजेंट है, और जो फेगोसोम था वो भी पिंच हो गया था इनटू फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट इनटू द साइटोप्लाज्म।
अब फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और ये एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम कहेंगे फेगोलाइसोसोम। और ये फेगोलाइसोसोम जो है ये फिर सिर्फ 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर बैक्टीरिया जो है उसे किल कर देगा। उसकी वजह ये है कि फेगोसोम के अंदर भी अपने इंजाइम्स थे और लाइसोसोम के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम्स थे, जैसा कि लाइसोजाइम था, लाइपेजेस थे, प्रोटीएजेस थे, राइबोन्यूक्लियोजेस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोजेस। तो इन सब इंजाइम्स के नतीजे में जो माइक्रोबियल कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और इस तरह माइक्रोब किल हो जाएगा। लाइसोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये जो टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स के बनने का अमल है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। अब लाइसोसोम के एंजाइम जो टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, जैसा कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सिंगलेट ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं ये लाइसोसोमल एंजाइम्स बनाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। अब इन टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स का मकसद ये है कि ये दूसरे एंजाइम्स को माइक्रोब्स को किल करने में मदद देती हैं। जैसा कि माइलोपेरोक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ तब किल कर सकता है जब ये टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साथ मिलेगा। तो माइलोपेरोक्सीडेज कन्वर्ट कर देता है क्लोराइड आइंस को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद रखें कि ये टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स ने बनाई है। तो माइलोपेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोराइड आइंस को कन्वर्ट कर देता है हाईली टॉक्सिक हाइपोक्लोरस एसिड में। और जो हाइपोक्लोरस एसिड है इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह जो टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे एंजाइम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में फैसिलिटेट करती हैं, जैसा कि माइलोपेरोक्सीडेज हमने एग्जाम्पल में देख लिया है। अब इन सारे प्रोसेसेस के नतीजे में जो फेगोलाइसोसोम के अंदर फेगोलाइसोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स थे वो माइक्रोब का या फिर किसी भी फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट कर लेते हैं और जो रेजिडुअल बॉडी है उसे सेल बाउंड्री की तरफ पुश कर देते हैं और इस तरह जो वेस्ट हैं वो सेल से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोबियल इवेजन ऑफ फेगोसाइट्स। काफ़ी सारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि फेगोसाइट को अपने सरफेस के ऊपर एडहेयर नहीं होने देते और उसे इनहिबिट करते हैं उसकी एडहेरेंस को। और ये सब स्ट्रक्चर्स 2 तरह के हैं, एक एम प्रोटीन है और एक कैप्सूल है। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है उसके केस में एम प्रोटीन जो है वो फेगोसाइट को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने से रोकता है, उसे इनहिबिट करता है और इस तरह जो एडहेरेंस ऑफ फेगोसाइट ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें जो एडहेरेंस को इनहिबिट करता है वो है कैप्सूल। तो जो हैवीली एनकैप्सुलेटेड माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उन्हें सिर्फ तभी फेगोसाइट वो भी असल में जो हैवीली एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एडहेरेंस ऑफ फेगोसाइट को इनहिबिट करते हैं और इन्हें सिर्फ तभी फेगोसाइटाइज किया जा सकता है अगर फेगोसाइट जो है वो ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट अ रफ सरफेस ट्रैप करे। मतलब अगर फेगोसाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऐसी सरफेस के करीब जाकर ट्रैप करेगा जहां से माइक्रोब दूसरी तरफ कहीं नहीं निकल सकता, स्लाइड अवे नहीं हो सकता, तो फिर उसकी फेगोसाइटोसिस आसान हो जाएगी। और ये रफ सरफेसेस हैं, जैसा कि अगर वो फेगोसाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लड वेसल या ब्लड क्लॉट या किसी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर के करीब जाकर ट्रैप करेगा तो फिर माइक्रोब को स्लाइड अवे होने के चांसेस उसके कम होंगे और इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप हो जाएगा बाय फेगोसाइट और इस तरह फेगोसाइट उसकी फिर फेगोसाइटोसिस करेगा और उसे डाइजेस्ट कर देगा। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ इंजेस्ट होते हैं लेकिन वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फेगोसाइट के अंदर इंजेस्ट तो हो गए हैं मगर जो फेगोसाइट के लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो माइक्रोब को किल नहीं कर सकते, फेल हो जाते हैं उसे किल करने में। इसकी एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस की। स्टेफिलोकोकस क्या काम करता है, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं ल्यूकोसिडीन और ल्यूकोसिडीन रिवर्स इफेक्ट करता है, मतलब जो फेगोसाइट के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं उन्हें रिलीज़ कर देता है फेगोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर और फिर जो वो फेगोसाइट के लाइसोसोमल एंजाइम्स थे वो फेगोसाइट की अपनी ही लाइसिस शुरू कर देंगे और इस तरह फेगोसाइट को वो किल कर देंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद तो किल नहीं होते मगर फेगोसाइट को ये किल कर देते हैं और ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फेगोसाइट के लिए हार्मफुल होते हैं। असल में जो फेगोसाइट है वो लाइसोसोमल एंजाइम से प्रोटेक्टेड होता है। जब तक
फेगोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आता, तब तक लाइसोसोमल एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर ही रहते हैं और वो फेगोसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर जब फेगोसोम साइटोप्लाज्म ऑफ फेगोसाइट के अंदर एंटर हो जाता है तो लाइसोसोम जो है वो फेगोसोम के साथ मिलकर फेगोलाइसोसोम बनाता है और ये एक सैक के अंदर ही रहते हैं, और जो फेगोसोम के और लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो फिर भी फेगोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा सकते और वो इस तरह एक सैक के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं ताकि फेगोसाइट को नुकसान न पहुंचाया जा सके। मगर जब ऑर्गेनिज्म जैसा कि स्टेफिलोकोकस इंजेस्ट कर लिया जाता है तो ये ल्यूकोसिडीन बना देता है, और ल्यूकोसिडीन्स क्या काम करते हैं कि ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो हैं उन्हें साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सक्रीट करवा देता है, और जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म फेगोसाइट के अंदर आ जाते हैं तो वो उसके लिए नुकसानदेह हैं। तो लिहाजा ल्यूकोसिडीन्स फेगोसाइट को की किलिंग का सबब बनते हैं। काफ़ी सारे पैथोजेंस जो हैं वो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बना लेते हैं फेगोसाइट के अंदर, और अगर ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बन जाए तो ये फेगोसाइटिक सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है और इस तरह फेगोसाइट की किलिंग का सबब बनता है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि फेगोसाइट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं मगर फेगोसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसा कि कॉक्सेला बर्नेटी एक माइक्रोब है जो कि कॉजेटिव एजेंट है क्यू फीवर का। अब ये जो माइक्रोब है इसे अपनी रेप्लिकेशन के लिए लो पीएच चाहिए होती है, मतलब एसिडिक पीएच पे ये रेप्लिकेट करता है। अब जब इसका फेगोसोम बनता है तो फेगोसोम के अंदर हमने पहले ही पढ़ा है कि फेगोसोम की पीएच कम हो जाती है ताकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो सकें और माइक्रोब को किल कर सकें। मगर इस पर्टिकुलर माइक्रोब के केस में ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है फेगोसोम की, ये उसे रेप्लिकेशन के लिए फेवर करती है, क्योंकि ये जो पैथोजन है माइक्रोब है ये इसे रेप्लिकेशन के लिए लो पीएच चाहिए होती है और फेगोसोम की पीएच भी लो ही होती है, लिहाजा ये उस पीएच पर सर्वाइव कर जाते हैं और अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि शिगेला है वो लाइसोसोम के साथ कंबाइन होने से पहले ही फेगोसाइट की मेम्ब्रेन से एस्केप हो जाते हैं, मतलब उनका फेगोसोम बन जाता है, मतलब जो फेगोसाइट है फेगोसाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द अपने सूडोपोर्स एक्सटेंड करता है, उसे फ्यूज़ करता है, एक सैक बना देता है, फेगोसोम भी बन जाता है, मगर फेगोसोम जो है वो फेगोसाइट के साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंचता और इस तरह फेगोलाइसोसोम के बनने से पहले पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्केप कर जाता है फेगोसाइट को और सिर्फ फेगोसोम के स्टेज तक वो पहुंचता है, और फेगोसोम जैसे बनता है उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये फेगोसाइट के सरफेस को एस्केप करके वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। कुछ माइक्रोब जैसा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और HIV है, क्लेमेडिया है, प्लाज्मोडियम है, ये फेगोसोम जब इनका फेगोसोम बन जाता है तो या तो ये फेगोसोम के स्टेज पर ही उसे एस्केप कर जाते हैं फेगोसाइट को, मतलब फेगोलाइसोसोम नहीं बनने देते, लाइसोसोमल एंजाइम्स को अपने साथ अटैच नहीं होने देते और वहीं से एस्केप कर जाते हैं, या फिर ये एसिडिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उसे प्रिवेंट करते हैं। ये जो माइक्रोब्स हैं ये फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ सिर्फ अटैच नहीं होने देंगे, मतलब फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे, लेकिन खुद जो है फेगोसाइट की सरफेस से एस्केप नहीं होंगे। ये सिर्फ फ्यूजन ऑफ फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ इनहिबिट करते हैं, मतलब फेगोसोम को लाइसोसोमल एंजाइम्स के साथ नहीं मिलने देते और फेगोलाइसोसोम की जो फॉर्मेशन है उसे इनहिबिट करते हैं, लेकिन सरफेस ऑफ माइक्रोब को एस्केप नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि शिगेला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फेगोलाइसोसोम बनने से पहले पहले सरफेस ऑफ फेगोसाइट से एस्केप हो जाता है, मगर ये वाले जो पैथोजेंस हैं ये फेगोलाइसोसोम तो नहीं बनने देंगे लेकिन सरफेस ऑफ फेगोसाइट से भी एस्केप नहीं करेंगे, रहेंगे वहीं पर, मगर फेगोलाइसोसोम जो है उसे नहीं बनने देंगे। और दूसरा काम ये करेंगे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं फेगोसोम के उनकी एसिडिफिकेशन नहीं करने देंगे। अब जब फेगोसोम लाइसोसोम के साथ मिला ही नहीं है, मतलब फेगोलाइसोसोम बना ही नहीं है, और दूसरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स से उनकी एसिडिफिकेशन भी नहीं हुई, तो जो एंजाइम्स हैं उनका एक्शन बिल्कुल ही इन माइक्रोब्स पर नहीं होगा, और अगर होगा भी सही तो थोड़ा होगा। तो इस तरह ये माइक्रोब्स इजीली मल्टीप्लाई करते रहते हैं फेगोसाइट के अंदर और इस तरह उसे कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, और एट लास्ट क्या होता है कि फेगोसाइट किल हो जाता है और जो ये माइक्रोब्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में ये इनका नंबर बढ़ जाता है और ये ऑटोलाइसिस से रिलीज़ हो जाते हैं फेगोसाइट को एस्केप कर जाते हैं और इस तरह फिर दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जैसा कि ब्रूसिलोसिस है, वो
काफ़ी महीनों तक और हत्ता कि काफ़ी सालों तक भी फेगोसाइट के अंदर डोरमेंट रहता है और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। मैं इसे एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी फेगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन तो करेंगे, मगर जब उनके पास फेगोसाइट आके फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करने लगेगा तो उससे वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया और पैथोजेंस माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि एम प्रोटीन और कैप्सूल, और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पैथोजन को अपनी सरफेस के ऊपर एडहेयर होने से बचाते हैं। एम प्रोटीन और कैप्सूल जो हैं वो फेगोसाइट को एडहेयर ही नहीं होने देते अपनी सरफेस पे, और जब वो एडहेयर ही नहीं होने देंगे तो फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो सीज हो जाएगा। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट तो हो जाते हैं मगर वो किल नहीं होते, बस वो वहाँ पर इंजेस्ट होकर ही रहते हैं, और इसके बरक्स वो फेगोसाइट को ही किल कर देते हैं। कुछ पैथोजेंस मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो कि फेगोसाइट की सेल मेम्ब्रेन को लाइज कर देते हैं। फिर कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि सर्वाइव करते हैं फेगोसाइट के अंदर, क्योंकि उन्हें अपनी रेप्लिकेशन के लिए लो पीएच चाहिए होती है, और फेगोलाइसोसोम की पीएच ऑलरेडी एसिडिक होती है, और ये एसिडिक पीएच उन्हें फैसिलिटेट करता है कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो फेगोलाइसोसोम के बनने से पहले पहले फेगोसाइट की सरफेस को एस्केप कर जाते हैं, और इस तरह फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती, और वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को भी रोक देते हैं। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इनसाइड द फेगोसाइट डोरमेंट रहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका फेगोसोम फेगोसाइट के साइटोप्लाज्म में तो आ जाता है मगर वो फेगोलाइसोसोम नहीं बनाने देते और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एसिडिफिकेशन भी नहीं करने देते, और इस तरह ये अपनी रेप्लिकेशन कॉज करते हैं, और रेप्लिकेशन के नतीजे में फेगोसाइट को किल करके और सेल्स रिलीज हो जाते हैं ऑटोलाइसिस के थ्रू, और दूसरे नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।